नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ और वहीं आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आई, जहां पर यूपी में सियासी सुगबुगाहट तेज है, जहां पर शिवपाल यादव से मिले अखिलेश यादव। और वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। और वहीं आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ आएंगे और लखनऊ में शिवपाल से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे हैं। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आएंगे। और वहीं अब अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं और इन दोनों की मुलाकात से अब यूपी की सियासत में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब यूपी में अब चुनावी माहौल भी तेज होता जा रहा है। और आपको बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आएंगे और इस वक्त और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 8,489.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। तो वहीं राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 के लिए 4 महीने के लिए 1,68,903 करोड़ रुपए का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष आकर प्रदर्शन करने लगे और ये सभी लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते विधानसभा की कार्रवाई पहले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई और फिर बाद में आधा घंटा और फिर 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 8,479.53 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। और सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 से 23 के लिए 4 महीनों से यानी कि अप्रैल से जुलाई के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपए का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। और वहीं आपको बता दें कि खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ का मिला है। काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन के लिए भी 10 करोड़ आवंटित किए गए और किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ आवंटित किए गए और सूचना विभाग को 150 करोड़ और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ की राशि आवंटित की गई। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में एक बड़ा दावा कर दिया और कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं मिली। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह द्वारा पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई सूचना नहीं है। और दीपक सिंह ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार के ही कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो रही है और इसके अलावा कई सांसद भी ऐसे शिकायत कर चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की अनेक घटनाएं सामने आई। क्या पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी उनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है? क्या गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को राज्य सरकार ने नहीं देखा था? तो वहीं समाजवादी सदस्य उदयवीर सिंह ने इस पर सवाल किया और आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की, क्योंकि उनके अस्पताल के डॉक्टरों का वीडियो वायरल हुआ था और यह तथ्य भी सामने आया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आधे मरीजों को ऑक्सीजन दी गई और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से आधे मरीजों की मौत हो गई थी, क्योंकि जिलाधिकारी के निर्देश पर ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी गई थी और इस मामले में राज्य सरकार ने खुद कार्रवाई की
और ऐसे में सदन में एक गलत बयानी कैसे कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज एक बार फिर लोकसभा में हंगामा होते दिखा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और दरअसल एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी विपक्ष के निशाने पर बने हैं। और बीते दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए अजय कुमार मिश्र टेनी को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। और वहीं आज एक बार फिर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया और लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर हंगामा थमते नहीं दिख रहा। और वहीं आपको बता दें कि बीते दिन सत्र में कांग्रेस ने कहा कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना होगा। और उन्होंने इस पूरे मामले पर जोर देते हुए कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते और दूसरी तरफ वो एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और वहीं आपको बता दें कि विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्र सरकार ने अजय मिश्र टेनी को दिल्ली तलब किया। और वहीं आरोपों के घिरे टेनी ने जब लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संवाददाता ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए थे और रिपोर्टर के साथ अभद्रता की अजय मिश्रा रिपोर्टर को डराते धमकाते दिखाई दिए, जिसके बाद उनके इस तरह के बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और वहीं तमाम नेताओं ने अजय मिश्रा के इस व्यवहार की आलोचना भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग उठाई और राहुल ने अजय मिश्रा को क्रिमिनल बताते हुए कहा कि उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। और संसद में भी लखीमपुर हिंसा मामला गूंजा, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और इसके बाद कल तक के लिए भी स्थगित कर दी गई। और राज्यसभा में भी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हुई थी और राहुल ने कहा कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और वो क्रिमिनल है। और बुधवार को भी विपक्षी नेताओं ने अजय मिश्रा टेनी के जरिए पीएम मोदी पर हमला बोला और उन पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया था। राहुल ने संसद में कहा कि यह कहा गया कि लखीमपुर खीरी मामला एक साजिश है और वो बिल्कुल है और हर कोई जानता है कि इसमें किसका बेटा शामिल है और हम चाहते हैं कि मंत्री इस्तीफा दें और हम संसद में बहस चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया और वो बहाने बनाने रहे। माननीय राहुल गांधी जी, तो सर ये क्या जो लखीमपुर खीरी में माननीय आप प्रश्न में हत्या हुई है, आप प्रश्न में पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो मंत्री
का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहां कहा आप गया प्रश्न है, पूछिए। जहां कहा आप गया है वरिष्ठ कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आप उसके बारे में 262 पर हमें पूछिए। बोलने देना चाहिए। सदस्य, जो नो। यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने नो। किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न पर आइए। वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न अरे का बोलने मौका तो दे रहा हूं। दीजिए। हाँ, बोलिए ना। बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो मौका दूंगा आपको। उसने जो आपको उसका जो पर्याप्त इन्वॉल्वमेंट समय, है, पर्याप्त विषय, कंस्पिरेसी जो प्रश्नकाल की पर है, जो आपने प्रश्न पूछा उस पर समय दूंगा उसमें आपको। उसकी सजा मिलनी अच्छा है, चाहिए आप प्रश्न पे पूछिए। और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना आपको चाहिए। प्रश्न नंबर जवाब दो। नो। ये क्रिमिनल है नो। और इसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बीते दिन सत्ता की हनक में मर्यादा भूलकर मीडिया के साथ अभद्रता की थी और उनके इस व्यवहार से बीजेपी आला कमान भी नाराज बताए जा रहे हैं। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टेनी को दिल्ली तलब किया गया। और बता दें कि अजय मिश्रा टेनी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी से सांसद है और कल लखीमपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी और पत्रकार ने टेनी से लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा था और सवाल सुनते ही मंत्री भड़क उठे और पत्रकार से बदसलूकी करने लगे और गुस्से आग बबूला नजर आ रहे अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार को डराने धमकाने की पूरी कोशिश की और वहीं इस दौरान वहां मौजूद दूसरे रिपोर्टर को भी मंत्री ने फोन बंद करने की धमकी भी दी। साथ ही टेनी कहते सुने गए कि ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करो, दिमाग खराब है क्या? फोन बंद कर बे। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है और कल भी राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा और विपक्षी नेताओं के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया। और वहीं लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को चुनाव लड़ने का न्योता देकर राज्य का सियासी पारा बढ़ा दिया और मेरठ में एक साथ बैनर पर दिखने के बाद अब जौनपुर से अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत पर डोरे डालना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है और कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की तस्वीर दिखी थी, जिसे बवाल के बाद हटा लिया गया। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चुनावी कार्यक्रम में जाने से पहले एक चैनल में बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राकेश टिकैत सपा में आना चाहेंगे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि ये राकेश टिकैत का निर्णय होगा क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति क्या है और उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत से हमारे संबंध पहले भी रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राकेश टिकैत ने साफ किया था कि वो फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे, मगर देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव के इस न्योते पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के संघर्ष को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। टिकैत ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और लोगों को राजनीतिक होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। और टिकैत बुधवार देर रात गांव सिसोली में किसानों को संबोधित कर रहे थे जब वो 383 दिनों के धरने के बाद घर लौटे और राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा संघर्ष सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और मैं अंतिम सांस तक किसानों के अधिकार के लिए संघर्ष करता रहूंगा। और टिकैत अपने समर्थकों के एक बड़े जुलूस में सिसोली पहुंचे और पूरे रास्ते फूलों से रैली में वर्षा की गई
और मेरठ मुजफ्फरनगर राजमार्ग पर हर चौराहे पर लड्डू बांटे गए और गाजीपुर सीमा से मुजफ्फरनगर तक हर 25 किलोमीटर पर लंगर का आयोजन भी किया गया और टिकैत की पत्नी सुनीता देवी ने जाट कॉलोनी स्थित अपने घर में उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों दिए भी जलाए और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मेरे पति आज पूरे 383 दिनों के बाद घर आ रहे और उनके स्वागत में मुझे जितने दीपक जलाने चाहिए उतने कम नहीं होंगे। जैसे भगवान राम अयोध्या वापस आए, मेरे राम आज घर आ रहे हैं। और किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से टिकैत घर नहीं गए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर गुजरते दिन के साथ यहां सियासत गरमा रही है और सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर पीएसपी, सपा समेत सभी पार्टियां जमकर सक्रिय हैं और गठबंधन को लेकर भी रणनीतियां बन रही है। और इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर ऐलान किया था कि ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच यूपी के लोगों ने ओवैसी के चुनाव को लेकर अपना विरोध प्रकट किया है और उनका कहना है कि अगर यूपी में ओवैसी चुनाव लड़ेगा तो शहर की फिजा बिगड़ जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को नागरिक सेवा संस्था के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी की किसी भी जनसभा की उत्तर प्रदेश में अनुमति ना दी जाए। और नागरिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अफजल ने कहा कि अगर यूपी विधानसभा को लेकर ओवैसी की जनसभा होती है तो शहर की फिजा बिगड़ सकती है। और वहीं ओवैसी जनसभा में लोगों को भड़काने का काम करते हैं और वो धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाली 18 तारीख को खरखोदा में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होगी और उस रैली में भी उन नेताओं को बुलाया गया है जो भड़काऊ भाषण के लिए मशहूर है, जो वहां अपने भाषण देकर शहर की फिजा बिगाड़ने का काम करेंगे। और उस जनसभा भी प्रशासन द्वारा निरस्त की जाए और आगे भी इस पार्टी को जनसभा करने की अनुमति ना दी जाए, यही उनकी मांग है। देखिए, मेरी मांग ये है कि जो ये जितनी भी पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं, खास करके मैं आईएम पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, वो मुसलमानों के नाम पर इलेक्शन ना लड़ें। वो इलेक्शन लड़े संविधान के नाम पर लड़े। और कई दोहरी नीति अपनाते हैं। लोकसभा में कहते हैं कि मैं संविधान मानता हूँ और पब्लिक के बीच में कहते हैं मैं धर्म को मानता हूँ। तो इस तरह का इलेक्शनबाजी ना करें और हम नहीं चाहते मजहब के नाम पर कोई भी वोट ना मांगे हम लोग। अगर आपको वोट मांगनी, हिंदू मुसलमान दोनों से वोट मांगे, ये हमारी अपील है। लेकिन मेरी मांग ये है कि जो और कृषि से जुड़ी कई मांगों पर किसानों का आंदोलन खत्म होते ही करीब 1 साल बाद गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी। हालांकि अभी उस संख्या में गाड़ियां नहीं चल रही। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा हाईवे की सफाई भी की जा रही और वहीं अन्य समस्याओं पर भी काम किया जा रहा है। गुरुवार सुबह हाईवे पर गाड़ियां दौड़ने के सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या हाईवे पर बढ़ गई है। और इसके अलावा हाईवे से निकलते ही टोल प्लाजा जो 1 साल से बंद था वो भी फिर से शुरू हो गया और हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की पर्चियां भी कटने लगी। और जानकारी के अनुसार गाजियाबाद प्रशासन कोशिश कर रहा है कि आज शाम तक एक बार फिर पूर्ण रूप से हाईवे को खोल दिया जाए ताकि लोग सामान्य रूप से आवाजाही कर सके। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 24 और 9 पर किसान बीते 1 साल से बैठे हुए थे जो अब जा चुके और इसके बाद नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली दफ्तर जाने वाले लोगों को अब लंबे जाम से नहीं जूझना पड़ेगा और अब एक बार फिर लोग आराम से दिल्ली जा सकेंगे। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका और इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब रेल यात्रियों को एक आध्यात्मिक यात्रा के जरिए काशी की समृद्धि विरासत के परिचित कराएगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव श्रेणी के डिब्बों की भीतरी दीवारों पर भगवान शिव और आदिशक्ति की पेंटिंग लगाई गई है और इन पेंटिंग की एक विशेषता ये भी है कि इन्हें जम्मू के फुट एंड माउथ कलाकारों द्वारा तैयार किया गया। और वाराणसी से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन देश की राजधानी को पारंपरिक संस्कृति, मिथक और किंवदंती द्वारा गौरवंती प्राचीन जीवन शहर वाराणसी से जोड़ती है। और वंदे भारत एक्सप्रेस
यात्रियों को समय की पाबंदी के बेहतर रिकॉर्ड और ऑनबोर्ड सुविधाओं और आराम के मामले में बेजोड़ सेवाएं प्रदान कर रहा है। और ये ट्रेन एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 180 डिग्री के रोटेटिंग मैकेनिज्म के साथ मॉड्यूल सीट डिफ्यूजेज, एलईडी लाइटिंग, स्वचालित प्रवेश निकास द्वार और एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए पूर्ण सील्ड, चौड़े, सुरक्षित और धूलमुक्त रास्ते, मॉड्यूल बायो वैक्यूम शौचालय, मिनी पेंट्री, इमरजेंसी टोक, बैंक यूनिटी और प्रत्येक कोच में सेंसर आधारित इंटरकनेक्टिविटी दरवाजों से लैस है। यूपी के चंदौली जिले के बबूरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। और वहीं गांव के पास बुधवार की देर रात सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और डूबने से कार में सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और सड़क हादसे में मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ। और साथ ही आपको बता दें कि घटना बबूरी थाना क्षेत्र के बुड़कुआड़ा गांव की बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार इंद्रदेव के 3 बेटे अपने साथी के साथ भाभी को छोड़ने के लिए कार से गए थे और भाभी को उनके मायके छोड़कर सभी रात को कार से वापस लौट रहे थे। और इस बीच गांव के पास कार असंतुलित होकर नहर में गिर गई और पानी में डूबने से चारों की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं बबूरी थाने की पुलिस बुधवार को रात्रि गश्त पर निकली थी और गांव के पास उन्हें सड़क किनारे नहर में एक कार डूबी हुई दिखाई दी और पुलिसकर्मियों ने जल्दी से और तत्परता दिखाते हुए किसी तरह कार का शीशा और गेट तोड़कर युवकों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।